Exim Guru Advocate Somani, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मैनेजमेंट विद ग्लोबल मार्केटिंग इस विषय पर इंडिया और अब्रॉड में बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। आज तक उन्होंने लगभग 50 देशों का इस विषय पर दौरा किया है। अपने हर एक वर्कशॉप के द्वारा वो भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। इस विषय पर उन्होंने 300 से ज्यादा वर्कशॉप्स और 1500 लेक्चर्स लिए हैं। He is passionate to increase India's share in global trade. साथ ही साथ वे एरोनिका ग्रुप मुंबई एंड पुणे के चेयरमैन भी हैं। अपने विशाल कार्य के लिए उन्हें अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। His many motivational videos and TV shows are available on his YouTube channel and his website www.importexporteducation.com। देवियों सज्जनों, पेश है एक्जिम गुरु एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी। नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इजीली हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में जो दिमाग में डाउट्स है, क्वेरीज वगैरह सब आज क्लियर हो जाएंगे। लगभग 36 पॉइंट्स में हम आपके साथ बात करने वाले हैं। आपने काफ़ी लोगों ने मेरे जयप्रकाश सोमानी यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे काफ़ी वीडियो देखे हैं, टीवी शोज देखे हैं। किसी ने नहीं देखे होंगे तो वो देखेंगे। लेकिन आज का ये जो एपिसोड है ना, ये हमने अलग ढंग से आपके सामने लाया है। हम आज टू द पॉइंट ऐसे बात करने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत बढ़िया रहेगा। आपको जिसको विदेश व्यापार में इंटरेस्ट है, विदेश में नौकरी के लिए वगैरह जाना चाहता है, या विदेश में सेवाएं देना चाहते हैं, या विदेश के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, देश को गौरवशाली बनाना चाहते हैं, इन्होंने आज का पूरा एपिसोड एंड तक पूरा देखना चाहिए। फिर देखो उनको कितना मजा आएगा, क्या आएगा। दोस्तों, जो मैथ्स है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, जो एक कहा सुना है, भाई पैसा डूबता है, ये है वो है, टेंशन है, बाबूगिरी बहुत चलती है, बहुत डिफिकल्टी आती है वगैरह वगैरह, सब सही है गलत है, इसका डिसीजन आपको लेना है। हम तो बोलेंगे विदेश व्यापार में 10वीं फेल लोग, 8वीं फेल लोग भी बहुत बढ़िया कामकाज करते हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी करते हैं। एक एक बात करके हम आज आपको एक एक पॉइंट के ऊपर लेके जाएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है व्हाई वी शुड डू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हमने विदेश व्यापार क्यों करना चाहिए, विदेश व्यापार की तरफ हम अट्रैक्ट क्यों होते हैं। उसके 3 कारण हैं दोस्तों, बेसिक। पहला कारण है हमको प्रॉफिट ज्यादा लेना है। हमारे प्रोडक्ट को, हमारे सर्विसेज को देश विदेश में हमारे देश से ज्यादा भाव मिलते हैं, प्रॉफिट अच्छा मिलता है, यह हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा है गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स लेना। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार हमको 10-15 टाइप के इंसेंटिव्स देती है। ये इंसेंटिव एक अर्निंग सोर्स हमारा विदेश व्यापार में रहता है। प्रॉफिट एक अर्निंग सोर्स रहता है, इंसेंटिव एक अर्निंग सोर्स रहता है। इसलिए प्रॉफिट अच्छा कमाना, इंसेंटिव अच्छा कमाना, ये 2 उद्देश्य के बाद तीसरा उद्देश्य है टू अर्न फॉरेन करेंसी फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के लिए विदेशी चलन कमाना। हमारे एक एक इनवॉइस के साथ विदेश का चलन अपने देश में आता है, और जिस देश का विदेशी चलन का साठा ऊंचा होता है वही देश रिच और महान होता है। इसलिए हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट एक कॉमन दिमाग में आता है कि व्हाट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। शिक्षण कितना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे देश में 2 चीजों के लिए शिक्षण की जरूरत नहीं है, राजनीति करने के लिए और बिजनेस करने के लिए है। एकदम आपका 4वीं है, 7वीं है, 8वीं है, 10वीं है तो भी आप देश अंतर्गत विदेश दोनों व्यापार कर सकते हैं। और हमारे देश में राजनीति में आप प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट के चेयर तक भी जा सकते हैं। इसलिए क्वालिफिकेशन का कोई बंधन नहीं है।
खाली स्पेसिफिक सेगमेंट जैसा फार्मा सेगमेंट है, इंजीनियरिंग सेगमेंट है, उसमें अगर उस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन का आदमी आता है तो ज्यादा अच्छा कर पाएगा। बाकी किसी भी सेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन की कोई कंडीशन नहीं है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है, इज इंग्लिश मस्ट फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। देखने में ऐसा लगता है भाई विदेश व्यापार है तो इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश आता है तो ये एडिशनल क्वालिफिकेशन है, एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इंग्लिश आना ये विदेश व्यापार की कंडीशन नहीं है दोस्तों। अभी देखिए रशियन आदमी को इंग्लिश नहीं आता है, जर्मनी आदमी को नहीं आता है, चाइनी आदमी को नहीं आता है, जापानी आदमी को नहीं आता है, तो भी विदेश व्यापार करते हैं। हजारों साल का विदेश व्यापार का इतिहास हमारे देश को है दोस्तों। हम काफी सालों से इतिहास देखते हैं तो व्यापार बहुत अच्छा विदेश के साथ करते हैं, इसलिए इंग्लिश की जरूरत है ऐसा नहीं है। हाँ, इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है तो ज्यादा अच्छी बात है। थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट का जो फोन पे बात करते हैं या जो ईमेल पे लिखते हैं उतना भी इंग्लिश तैयार कर लेते हैं तो भी आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन उतना भी इंग्लिश नहीं आता है तो जिसको आता है उसको काम पे रख के आप वो काम करवा सकते हैं। तो इसलिए इंग्लिश एक कंडीशन विदेश व्यापार में नहीं है। What can we export? हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये चौथा सवाल दिमाग में है दोस्तों। हम कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा गेहूं एक्सपोर्ट करना, राइस एक्सपोर्ट करना, एग्री प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना, फार्मा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एनी प्रोडक्ट वी कैन एक्सपोर्ट। दूसरा है हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई चार्टर अकाउंटेंट यहाँ पे बैठ के विदेश का ऑडिट करता है, कोई टीचर यहाँ पे बैठ के विदेश के बच्चों को साइंस मैथमेटिक्स पढ़ाता है, तो ये अलग अलग सर्विसेज है। इंजीनियरिंग सर्विसेज है, आर्किटेक्चर सर्विसेज है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है, फोटोग्राफी सर्विसेज है, वीडियो शूटिंग सर्विसेज है, रिसर्च डेवलपमेंट सर्विसेज है। बहुत सारे सर्विसेज हिंदुस्तान से हम दोस्तों एक्सपोर्ट करते हैं। हजारों प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हजारों सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत सारा स्कोप भी फ्यूचर में हमारे पास है। दोस्तों पांचवा पॉइंट हमारा है, इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस इज एक्सपेंसिव। विदेश व्यापार का लाइसेंस लेना ये बहुत एक्सपेंसिव है, ज्यादा पैसा खर्चना है इसके लिए। तो ये भी एक दिमाग में थोड़ा सा डाउट है दोस्तों। विदेश व्यापार का लाइसेंस लेने के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगता है। खुद अगर हम निकालते हैं तो 1000-1500 में हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस हाथ में आ जाता है। और एजेंट के थ्रू अगर निकालते हैं तो एक 4-5 हजार रुपए लाइसेंस के लिए लगेगा। लेकिन अगर आपको राम एजेंट मिला तो पैसा इतना लगेगा, रावण एजेंट मिला तो पैसा कितना भी लग सकता है। हमारे देश में जितने भी एजेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, इसमें 80% लोग राम नेचर के अच्छे हैं, चीटिंग नहीं करते हैं, ईमानदारी से प्रोफेशन करते हैं। लेकिन 20% रावण भी है। मेरे मुंबई के वर्कशॉप को एक बंदा आया था जिसने मुझे बताया कि सर मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आई कोड लेने के लिए, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस लेने के लिए 45,000 रुपीज दिया है। सुशिक्षित आदमी था, इंग्लिश आता था। मैंने उसको बोला भैया इतना पैसा क्यों दिया? वो बोले वो एजेंट ने मुझे बताया कि सरकार ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस देना भी बंद कर दिया है। अभी मुझे आपके लिए थोड़ा सा ये गवर्नमेंट को वो गवर्नमेंट को उधर तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा, फिर आपके लिए लाइसेंस लाना पड़ेगा। तो ऐसे लोग हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा बच के रहना है। बचते कैसे है, क्या करना है, चीटर से कैसे बचना है, एक थोड़ा सा नॉलेज का, टेक्निकल नॉलेज का पार्ट है, वो हम आगे देखेंगे। दोस्तों बात का जो पॉइंट है हमारा, इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर इज कॉम्प्लिकेटेड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रोसीजर जो रहती है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों। एक बार आदत लग जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जैसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस निकालना, फर्म एस्टेब्लिश करना पहले, फिर बैंक अकाउंट खोलना, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस निकालना, फिर RCMC करना, फिर बायर ढूंढना, फिर ऑर्डर लेना, फिर पैकिंग करना, फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन करना, GST क्लियरेंस करना, कस्टम फॉर्मेलिटी करना, इसका एक क्रम है दोस्तों। एक बार आप एक कंसाइनमेंट विदेश में भेजेंगे तो बार बार वैसा ही करना है। ये फर्म एस्टेब्लिशमेंट, रजिस्ट्रेशन, ये जीवन में एक ही बार करना है। इसलिए दोस्तों ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बिल्कुल नहीं है। ना एक्सपोर्ट का प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है, ना इंपोर्ट का प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे जो वर्कशॉप रहते हैं वह वर्कशॉप में हम इसका पूरा सोल्यूशन, पूरा परफेक्ट प्लानिंग जो है वो देते रहते हैं, ताकि आदमी दूसरे दिन से बिजनेस शुरू कर सके। दोस्तों बात का जो पॉइंट है हमारा वो है 7वां पॉइंट, व्हाट आर द रिस्क इन डूइंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। विदेश व्यापार करने के लिए या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते समय रिस्क क्या क्या है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो रिस्क है, नॉलेज है तो फिर रिस्क नहीं है। अभी नॉलेज नहीं है किसी को तो फिर रिस्क ज्यादा ही ज्यादा है। जैसा कि क्वालिटी इंस्पेक्शन करके माल नहीं भेजते हैं, क्वालिटी का पुरावा नहीं रहता है आपके पास, तो विदेश का आदमी आरोप कर सकता है कि आपने क्वालिटी का माल नहीं भेजा, पैसा अटका सकता है। मशीनरी इंपोर्ट करते समय कभी कभी उसमें मशीनरी के बजाय पत्थर आ जाते क्योंकि हम क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं करवाते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्क है। पैसा विदेश में डूबता है क्योंकि हमको पैसे की प्रिकॉशन मालूम नहीं है। LC उसके लिए रहता है, ECGC रहता है। विदेश व्यापार का एक बार नॉलेज आ जाता है ना दोस्तों, तो विदेश व्यापार बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हमने पहले ही बताया कि 7वीं फेल 10वीं फेल लोग जब विदेश व्यापार में हैं तो फिर 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों बिजनेस करने के लिए बिजनेस करना पड़ता है, सोचना नहीं। सोचने वाला सोचते ही रहता है और करने वाला करके जाता है और बहुत बड़ा एम्पायर भी खड़ा होता है। हमारा एक एक्सपोर्टर है मुंबई में जो 8वीं फेल है, वो एक्सपोर्ट करता है 168 करोड़ का। वो खुद 8वीं फेल है मालिक, लेकिन उसके पास जो जनरल मैनेजर है वो MBA स्टूडेंट है। तो बोलने का तात्पर्य मुझे यह है कि कम पढ़े लिखे लोग भी एक्सपोर्ट में, क्योंकि वो करते गए बनते गए, तो विदेश व्यापार में करना ये आदत डालना है, सोचना उतना ही जितना करना है, तो स्ट्रेस नहीं आता है। और स्ट्रेस फ्री अगर हम कोई भी बिजनेस हैंडल करते हैं तो हमारी इफिशियंसी, हमारी क्षमता, हमारी कार्य क्षमता बहुत अच्छा हमको आउटपुट देती है दोस्तों। दोस्तों 8वां पॉइंट है, हाउ वी कैन एलिमिनेट दिस रिस्क। ये रिस्क हम खत्म कैसे कर सकते हैं, नॉलेज से। जैसा आप एक्सपोर्ट करते समय अगर क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं तो वो रिस्क कम हो जाता है। अगर आप एक्सपोर्ट करते समय एडवांस पेमेंट लेते हैं तो पेमेंट का रिस्क, उधार देते हैं तो फिर LC लेते हैं तो उधारी का रिस्क भी कवर हो जाता है। सामने वाला अगर हमको एडवांस LC दोनों नहीं देता है तो हम ECGC पॉलिसी करके माल भेज सकते हैं। ये टेक्निकल नॉलेज है। इंपोर्ट करते समय कभी कभी हम एडवांस भेज दिए 50 लाख का चाइना की किसी पार्टी को और उसने माल ही नहीं भेजा तो पैसा अटक जाता है। ऐसे हमारे पास इंटरनेशनल रिकवरी की काफी केसेस है। नॉलेज नहीं है किसी को भी, अगर हम जब एडवांस भेजते हैं तो वो पार्टी का क्रेडिबिलिटी निकालना बहुत जरूरी है, उसकी पत देखना है। तो क्रेडिबिलिटी के लिए हमारा प्रोफाइल बनाना, उसका प्रोफाइल देखना, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, प्रोफाइल कैसे मंगाता है, ये थोड़ा सा एक टेक्निकल पार्ट है दोस्तों। एक बार इसको सीख लेते हैं, पूरा ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत बढ़िया ढंग से लोग विदेश व्यापार करते हैं दोस्तों। अभी 9वां पॉइंट जो हमारा है, कैन वी स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस फ्रॉम होम। हम घर से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं दोस्तों, घर से कर सकते हैं, फार्म से कर सकते हैं। पुणे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये शहरों में आपका ऑफिस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए रहने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूं शुरू में आप जब तक 10 करोड़ का बिजनेस नहीं करते ना, तब तक आप ऑफिस खोलिए मत। कम से कम खर्चे में बिजनेस कीजिए, फिर मुनाफा एक तरफ मिलेगा, एक तरफ आपको गवर्नमेंट का इंसेंटिव मिलेगा। ये मुनाफा इंसेंटिव आपकी आमदनी बढ़ेगी।
फालतू खर्चा कर रखेंगे, ऑफिस लेंगे, ये लेंगे, रिसेप्शनिस्ट अपॉइंट करेंगे, ये मैनेजर वो मैनेजर, और सेल्स के ऊपर फोकस ही नहीं रहेगा, बिक्री ही नहीं करेंगे, तो फिर ये सेटअप नहीं चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों घर से आप आराम से विदेश व्यापार कर सकते हैं, फार्म से कर सकते हैं। मेरे कुछ एक्सपोर्टर हैं जो 100 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज भी उनका ऑफिस नहीं है, उनका फार्म का एड्रेस है, खेती से ही वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए उसका टेंशन मत लीजिए। दोस्तों 10वां पॉइंट है हमारा, व्हाट इज स्कोप इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट में हमको क्या स्कोप है। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। टोटल हमारा जो एक्सपोर्ट होता है भारत से, अगर हम 100 मानते हैं तो उसमें का एग्रीकल्चर का हिस्सा 9% के करीब है। दोस्तों ये बहुत कम है, ये बहुत बढ़ना चाहिए, लेकिन लोगों को मालूम नहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना कितना आसान है। थोड़ा नॉलेज लेते तो हमारा एग्रीकल्चर फूड का एक्सपोर्ट बहुत हो जाता है। दोस्तों फूड हमारा बहुत जगह पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट होता है, लेकिन स्कोप जबरदस्त ज़्यादा है। इसके लिए टॉप के कंट्रीज अच्छे हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोल्ड स्टोरेज है, पोर्ट है, आईसीडी है जो भेजने के लिए सपोर्ट करते हैं, सीएचए हेल्प करने के लिए है। तो एग्रीकल्चर में हम बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी देखो अनार बेचना, मैंगो बेचना, ये भी एक्सपोर्ट है। और अनार के बाय प्रोडक्ट करके बेचना, मैंगो के बाय प्रोडक्ट करके बेचना, उसका जूस करके बेचना, उसका कुछ पल्प करके बेचना, ये भी है। तो जितने भी बाय प्रोडक्ट में जाते हैं तो मुनाफा और ज़्यादा मिलेगा, ब्रांडेड में जाएंगे तो मुनाफा और ज़्यादा मिलेगा, अनब्रांडेड भी करेंगे तो वो भी अच्छा बिजनेस होता है। इसलिए एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा स्कोप हमको है। 11वां पॉइंट हमारा है, व्हाट इज स्कोप इन टेक्सटाइल सेक्टर। जितना हम हमारे हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं उसमें टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट लगभग 11-11.5% है। दोस्तों बताने के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है कि टेक्सटाइल का जबरदस्त स्कोप हमारे देश से एक्सपोर्ट के लिए है, लेकिन हम जो अभी एक्सपोर्ट करते हैं वो ट्रेडिशनल करते हैं। है कि लोग कपड़े मांगते हैं, हम बेचते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर प्रॉपरली डिजाइन करके, प्रॉपरली फोकस करके, ब्रांडिंग करके, वेबसाइट अच्छे बना के, डिजाइनिंग लाइन से करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो घाघरा है, शेरवानीज हैं, अलग अलग शादी के पोशाक हैं जो भारतीय लोग दुनिया में हर जगह पे हैं, उनके लिए भेजेंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम जापानी कल्चर देख के वहाँ के पोशाक अलग बनाएंगे, अफ्रीकन कल्चर देख के वहाँ का पोशाक बनाएंगे, फ्रेंच कल्चर देखेंगे, फ्रेंच का पोशाक बनाएंगे। फिर फ्यूचर में आपके वेबसाइट के ऊपर अलग अलग देश का खाली आइकॉन रहेगा, वो देश का आइकॉन क्लिक करेंगे तो वो देश के पोशाक आपके पास कैसे डिजाइन है, ऐसा विजन के साथ जब हम टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों सूरत से, मुंबई से, कोलकाता से हमारा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होता है। जब हम होलसेलर को मिलते हैं भैया, वो बोलते हैं भैया हमको कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना है, बहुत हमारा जो बिजनेस है बहुत हो गया है। लेकिन अगर मैं इनको बोलना चाहता हूं, अगर आपको नहीं करना है, ओके, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, जो अच्छा करना चाहता है, उसको तो विदेश व्यापार में तैयार कीजिए। क्यों एक दुकान में समाधान मान के बैठे हैं। दोस्तों व्यापार हर 5 साल के बाद एक्सपांड होना चाहिए। हम बोलते हैं कि कुछ लोग कैसे व्यापार करते हैं कि दादाजी की पिताजी का जिस साइज का दुकान था उसी साइज के दुकान में दादाजी बैठते थे, उसी साइज के दुकान में पिताजी बैठते थे, उसी साइज के दुकान में बेटा बैठ रहा है। 4-4 पीढ़ी दुकान की साइज भी चेंज नहीं होती है, तो बिजनेस करने का तरीका ये गलत है दोस्तों। आफ्टर एवरी 5 years यू शुड एक्सपांड योर बिजनेस। आज आप एग्री लाइन में हैं, 4-5 साल एस्टैब्लिश कर लीजिए, फिर फार्मा लाइन में जाइए, एस्टैब्लिश कर लीजिए, फिर टेक्सटाइल लाइन में जाइए, एस्टैब्लिश कर लीजिए, फिर अलग लाइन में जाइए। ये विजन रखना है। ऐसे बिजनेस लीडर की जरूरत हिंदुस्तान के रोजगार निर्मित के लिए भी है दोस्तों। बिजनेस एक समाज सेवा का बहुत बड़ा माध्यम है। अगर हम समाज सेवा के एंगल से उसको देखेंगे, एंगल से करेंगे दोस्तों। तो अगला पॉइंट हमारा है, व्हाट इज स्कोप इन फार्मा एक्सपोर्ट्स। फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्ट हमारे टोटल एक्सपोर्ट में लगभग 13-14% शेयर रखता है। औषधि
औषधि हमारे एलोपैथी की भी एक्सपोर्ट अच्छी होती है, आयुर्वेदा की होती है, होम्योपैथी की अच्छी होती है। इसमें प्रैक्टिस लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें बहुत अच्छा एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स भी हेल्प करती हैं। विदेश व्यापार में हर प्रोडक्ट के लिए हेल्प करने वाली एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल रहती है, वो भी हमको अच्छा हेल्प करती हैं। तो फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्ट जो है वो हमारे देश से बहुत अच्छा होता है और भी स्कोप उसमें बहुत है। इसलिए जो एमआर है, फैक्ट्री चलाने वाले हैं, इन्होंने थोड़ा सा इसका स्कोप विजन बढ़ा के और पूरे वर्ल्ड में इसको कैसा फैला सकते हैं ये करो। इसलिए एसोसिएशन कभी कभी हमको बुलाती है, थोड़ा सा हमारा भारत भर का विदेश का सब जो शेड्यूल है वो शेड्यूल एडजस्ट करके एसोसिएशन को, कॉलेजेस को लेक्चर देने के लिए टाइम हमको मिलता नहीं है। लेकिन हम जब वर्कशॉप के लिए किधर जाते हैं, सपोज हमारा कलकत्ता के में वर्कशॉप है, दिल्ली में वर्कशॉप है, तो कभी कभी हम पहला दिन फ्री रखते हैं वहां पे पब्लिक स्पीचेस के लिए, पब्लिक शो के लिए। इस ढंग से हमारे जो एग्जिम शोज हैं वो कॉलेजेस रख सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज रख सकते हैं, मैनेजमेंट कॉलेज रख सकते हैं, कॉमर्स कॉलेजेस रख सकते हैं, फार्मा कॉलेजेस रख सकते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस रख सकते हैं। ग्रैंड शो रखो, शॉर्ट माइंड में मत रखो। जैसा ग्रैंड शो बोले तो आपके कॉलेज में जो भी लास्ट ईयर को बच्चे हैं, पीजी को बच्चे हैं, सबको बिठाओ और पूरा उनको हमारा बायोडेटा दे दो पूरा कंप्लीट, और उनको स्टडी करके लिए आने दो। हमारा वेबसाइट दे दो importexporteducation.com, हमारे टीवी शो वगैरह सब देखने दो। और फिर जब वो आएंगे ना तब मेरा 1 घंटे का शो होगा, बाद में आधे घंटे का क्वेश्चन आंसर होगा। तो जो एनलाइटमेंट बच्चों में आएगा वो अलग से आएगा। और उनके माता पिता भी, भाई बहन कोई इंटरेस्टेड है उसमें तो उनको भी उस समय उनको बुलाने दीजिए दोस्तों। और फिर इसका प्री प्रेस पब्लिसिटी, प्री प्रोग्राम पब्लिसिटी, पोस्ट प्रोग्राम पब्लिसिटी भी अच्छा कीजिए तो आपका इंस्टीट्यूट का नाम बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे पुणे में, मुंबई में काफ़ी कॉलेजेस में मेरे प्रोग्राम होते हैं, काफ़ी कॉलेजेस के मैं एडवाइजरी कमेटी भी हूँ। वैसा ही इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, अपने GIDC, MIDC एसोसिएशंस हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, ये भी लोग मेरे शो रख सकते हैं। खाली मेरा एक ही कहना है कि 50-100 लोगों के लिए बुलाने के बजाय अगर आप ग्रैंड बुलाओ और मेरे शेड्यूल के हिसाब से रखते हैं ना, तो फिर आपको मेरा आने जाने का भी खर्चा ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। मैं कोलकाता में हूँ और कोलकाता में आप बुलाते उस समय तो फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा इस हिसाब से आप कर सकते हैं तो हम मोटिवेट बहुत अच्छा देंगे। तो हमारी बात चल रही थी फार्मा की, तो फार्मा में हमको बहुत स्कोप अभी भी है, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बाद में हमारा 13वां पॉइंट है, व्हाट इज स्कोप इन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। दोस्तों सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में, IT एक्सपोर्ट में हमारा देश का बहुत अच्छा काम होता है। बेंगलोर है, पुणे है, हैदराबाद है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, कोलकाता है, यहाँ से बहुत अच्छा हमारा सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट होता है। इसलिए सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में और भी स्कोप है। दुनिया में आने वाला जो समय है वो सब टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है। एक हमारे देश में आप मोबाइल का ही क्रांति देखिए, कंप्यूटर का क्रांति देखिए, टीवी का क्रांति देखिए कि कितने रेंज से कितने रेंज तक प्राइजेस है उसके, और हर रेंज का प्रोडक्ट चलता है। तो इनोवेशन जितना आपके पास है उतना अच्छा आप कर सकते हैं। दोस्तों मेरा एक एक्सपोर्टर है, दिमाग में क्या आता है कि भाई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है तो वो बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा। लेकिन मेरा एक एक्सपोर्टर है जो 100-150 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर में, उसका शिक्षण खाली BCom है। लेकिन जिसको सॉफ्टवेयर की जरूरत है विदेश में वो ढूंढता है और भारत में बनाने वाला ढूंढता है, और दोनों का जोड़ी लगाने का काम करता है। और दोनों के प्राइस में जो फर्क है वो फर्क उसका प्रॉफिट मार्जिन है। दोस्तों बिजनेस करना बहुत आसान है, खाली थोड़ी मेहनत लगती है, मार्केटिंग अच्छा लगता है। वो अगले पॉइंट में हम किसी में लेंगे। हमारा और अगला पॉइंट जो है वो 14वां, व्हाट इज स्कोप इन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट। हमारे देश का टोटल एक्सपोर्ट में सबसे अच्छा स्टेक, सबसे अच्छा हिस्सा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट का है। इसमें हम मशीनरी, टूल्स वगैरह जो है, स्पेयर पार्ट्स, ये वो एक्सपोर्ट करते हैं। लगभग इंजीनियरिंग का एक्सपोर्ट हमारा टोटल एक्सपोर्ट में 29% तक है। इसलिए सैल्यूट टू इंजीनियर्स, बराबर है, उनका बहुत अच्छा योगदान है। लेकिन बहुत अच्छा स्कोप भी है, और भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए अच्छा स्कोप है।
आगे है हमारा 15वां पॉइंट, व्हाट इज द स्कोप इन मरीन लाइन। मरीन लाइन बोले तो ये मछली बिछली जो सागर से समंदर से निकलने वाले प्रोडक्ट हैं, इसको विदेश में कैसा स्कोप है। दोस्तों हमारा मरीन का एक्सपोर्ट के लिए स्कोप तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी एट दिस मोमेंट हमारा मरीन का एक्सपोर्ट 1.5% 2% तक है टोटल एक्सपोर्ट में, क्योंकि मछुआरे को कैसा एक्सपोर्ट करता मालूम नहीं है। इसमें सब शॉर्टकट माइंडेड लोग हैं, ब्रॉड विजन के लोग इसमें है नहीं, नॉलेज कम है, लोग आते नहीं आगे, डरते हैं। दोस्तों मरीन में बहुत अच्छा स्कोप है। हमारा देश का समंदर किनारा देखिए आप, खाली गुजरात का समंदर किनारा काउंट करेंगे तो भी 1600 किलोमीटर का आता है। पूरा देश का समंदर किनारा अगर काउंट करेंगे तो लगभग 8000 से ज्यादा किलोमीटर का है। कितना पानी है, कितनी मछली है, कितना कर सकते हैं। इसके लिए मरीन एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल हमको बहुत अच्छा हेल्प करती है। खाली थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज आपके पास है, अंदर से डर निकल जाता है, तो आप मरीन एक्सपोर्ट में क्रांति कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट क्रमांक 16, व्हाट इज स्कोप इन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। बस्तर आर्ट से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, जयपुर से हैं, राजकोट से हैं, साउथ इंडिया से हैं। कितना अच्छा हमारा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट होता है। 1.5% 2% टोटल एक्सपोर्ट में इसका आज स्कोप है, ऑलरेडी हो रहा है। इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। 50-60 रुपए में कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम लेते हैं आप, वेबसाइट पे डालते हैं, ब्यूटीफुल प्रेजेंट करते हैं, कोई पेंटिंग हो इसको उसको, तो आप उसको $200 में बेच सकते हैं। ये कल्पकता है आपकी, कैसे बिजनेस करेंगे। इसलिए हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में भी बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा आगे बढ़ने की चांसेस हैं। तो जब हम कभी उस एरिया में आएंगे तो जरूर अच्छे लोगों को मिलेंगे, मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करना तो हमारा काम है। हमको सबसे ज्यादा क्या लगता है कि कॉलेज के बच्चे सामने आने दो, व्यापारी आने दो, एग्रीकल्चरिस्ट आने दो, कोई भी आदमी दो, उसको ऐसा मोटिवेट करो कि वो हिंदुस्तान के साथ साथ विदेश के 236 देशों के साथ बिजनेस करके देश को ऊंचा करे। पैसा कमाना भी देशभक्ति होता है दोस्तों, याद रखना। जितना मजबूत कमाएंगे ना पैसा, उतना ज्यादा टैक्स आप राज्य सरकार को भी देंगे और केंद्र सरकार को भी देंगे। सरकारें मोर्चे निकालने से, सरकारें रिजर्वेशन मांगने से नहीं चलती है, सरकारें पैसे से चलती है। तो सीधा पैसा आप सरकार को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए पैसा देश के लिए कमाना, ये विजन जब होता है तब हम आराम से ये चीजें करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा जो है वो 17वां पॉइंट है, व्हाट इज स्कोप इन जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी में दोस्तों बहुत अच्छा स्कोप है। सबसे ज्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट हमारा देश से, ये सूरत से होता है, मुंबई से होता है, हैदराबाद से होता है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी का टोटल एक्सपोर्ट में अगर परसेंटेज देखते हैं तो लगभग 15% तक टोटल एक्सपोर्ट में जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट होता है। इंडियन के ज्वेलरी के आर्ट, इंडियन का ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग। दुबई में देखो, दुबई में जाइए, दुबई में कितने ज्वेलरी के शॉप हैं। वो ज्वेलरी कहां से बन के आती है? इंडियन कारागिर बनाते हैं उसको। पूरे वर्ल्ड में इंडियन कलाकृति जो है ज्वेलरी के बारे में, वास्तु के बारे में, कंस्ट्रक्शन, हमारा जयपुर का, राजस्थान का जो कारागिर है क्या कंस्ट्रक्टिव है। तो ज्वेलरी का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हमारे देश से होता है और बहुत अच्छा आगे स्कोप भी है। खाली उसमें उसको परंपरागत ना करते हुए अलग अलग देश का कल्चर फोकस करके अगर डिजाइन प्रॉपरली बनाते हैं, और कोई ज्वेलरी का अगर साइट ऐसा होगा कि जिसमें आप देश का नाम क्लिक करो, फिर वो देश में जो चलता है वो ज्वेलरी के डिजाइन उसको देखेंगे, वो ऑनलाइन पेमेंट कर पाएगा, पेमेंट गेटवे से पेमेंट जाएगा और ज्वेलरी उसको आ जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों। जितना भी दिमाग लगाएंगे उतना कम है, बहुत अच्छा हम ज्वेलरी में कर सकते हैं। 18वां पॉइंट है हमारा, व्हाट इज स्कोप इन सर्विस एक्सपोर्ट। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। हम हमारे देश से जैसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वैसे सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर्विस एक्सपोर्ट के लिए हमको सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल बहुत अच्छा हेल्प करती है। आपके आर्किटेक्चर सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईटी के सर्विसेज है,
कंसल्टेंसी है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी है, फाइनेंस कंसल्टेंसी है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग कंसल्टेंसी है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं, बहुत सारे सर्विसेज है जो हिंदुस्तान से हम एक्सपोर्ट करते हैं। मुझे कभी कभी ऐसे मजेदार फोन आते हैं। एक मुझे फोन आया था कुछ दिन पहले और उन्होंने मुझे बोला कि सोमानी सर, मैं मेरी सेवा एक्सपोर्ट कर सकता हूं। मैं बोला बताइए भैया आपका सेवा क्या है। वो बोला मैं पूजा पाठ करने वाला एक ब्राह्मण हूं और मैं भिक्षुकी करता हूं। भिक्षुकी बोले तो पूजा पाठ करना, सत्यनारायण की पूजा, यज्ञ कांड वगैरह करना, ऐसा हमारे महाराष्ट्र में उनको भिक्षुकी करते ऐसा बोलते हैं। भिक्षुकी का मतलब भिक्षा लेना, भिक्षा मांगना ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा अलग व्यापक अर्थ से वो शब्द है। तो मैंने उनको बोला आराम से कर सकते हैं आपका भिक्षुकी एक्सपोर्ट। कैसे करना मैं 2 मिनट में समझाता हूं। मैं बोला आपको, आप श्रावण महीने में भारत में कितना पैसा कमाते हैं एक कागज पे लिख के रखिए, मुझे मत बताइए, आपका सीक्रेट है। अभी 1 महीना आपको अमेरिका जाना है ये पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन प्लानिंग से करना है। 6 महीना पहला आप वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट लॉन्च करो, कौन सा यज्ञ करने के बाद साइंटिफिक क्या रीजन वो यज्ञ के पीछे है, उसका फल क्या मिलता है, व्हाट इज साइंटिफिक रीजन। क्योंकि अभी एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोगों को जब तक साइंटिफिक रीजन का पता नहीं चलता है तब तक वो तैयार नहीं होंगे आपके यज्ञ करने के लिए। इसलिए वो और वहां पे आगे इसका प्राइस रख दीजिए, भाई ये यज्ञ है, इसका ये परिणाम है, इसका साइंटिफिक रीजन है और ये करने के लिए ये चार्ज है, और आगे पेमेंट गेटवे है और बुकिंग करना है। ये हम अमेरिका में खाली 10 यज्ञ करने वाले हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज है, जो पहले बुक करेगा उसको वो यज्ञ मिलेगा, तो वो पेमेंट गेटवे से पेमेंट करेगा। 2 महीने में आपका पूरा 1 महीने का शेड्यूल बुक हो जाएगा। शान से अमेरिका जाओ, आओ, ये जो डॉलर कमा के आए लाएंगे ये सर्विस एक्सपोर्ट में आएगा, गवर्नमेंट भी उसके ऊपर इंसेंटिव आपको देगी। दोस्तों कल्पकता कितनी है, जितनी कल्पकता लगा सकते हैं उतना अच्छा हम काम कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा ऐसा आपको लंबा हुआ स्पीच ऐसा लगता होगा, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं हुआ है दोस्तों। हाँ, जो घर पे कंप्यूटर पे देखते हैं, बड़े स्क्रीन पे देखते हैं, वो मजा ले रहे हैं, लेकिन जो खाली हैंडसेट के ऊपर देखते हैं, ट्रैवल करते करते देख रहे हैं, उनको छोटे स्क्रीन पे वो थोड़ा सा उतना मजा नहीं आता होगा। लेकिन इसको शांति से डाउनलोड करके रखिए, शांति से देखिए, बार बार देखिए। अंदर अगर विदेश व्यापार का जज्बा है ना दोस्तों, तो उसको बूझने मत दीजिए। चलो हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट जो है 19वां, व्हाट आर द टॉप प्रोडक्ट्स इन एक्सपोर्ट्स। दिमाग में रहता है कि टॉप के कौन से प्रोडक्ट हैं जो अच्छे चलते हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स से हम आराम से निकालते हैं। कैसे स्टैटिस्टिक्स से प्रोडक्ट का स्टैटिस्टिक्स निकालना वगैरह, ये सब हम टेक्निकल वर्कशॉप में पूरा ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग देते हैं इसका। तो टॉप को चलने वाले प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पर्ल स्टीनलेस स्टोन्स है, कॉटन एक्सेसरीज है, मशीनरीज है, मोटर व्हीकल्स है, मरीन प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, आपका बासमती राइस है, रेगुलर राइस है, व्हीट है, शुगर है, स्पाइसेस हैं, लेदर प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स इन टॉप 50 प्रोडक्ट, टॉप 100 प्रोडक्ट। इसलिए टॉप के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। भारत सरकार का एक MEIS लिस्ट है जिसमें कितने प्रोडक्ट हम भारत से एक्सपोर्ट करते हैं इसका लिस्ट मिलता है। ITCHS प्रोडक्ट के इसमें भी मिलता है हमको ये लिस्ट, तो हमको पता चलता है कितने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन टॉप के प्रोडक्ट की लिस्ट हम आराम से निकाल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स से। विदेश व्यापार बहुत इजी है, आसान है, हर जगह पे प्रॉपर सिस्टम है। खाली ये प्रॉपर सिस्टम हमको मालूम होना ये बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपका विदेश व्यापार का होना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि टॉप के प्रोडक्ट कैसे हैं। तो अभी दिमाग में ये आता है कि 20वें पॉइंट में क्या होगा, तो टॉप के सर्विसेज कौन से हैं। जैसे मैंने आपको बताया टॉप के सर्विसेज में हमारे जो IT सर्विसेज है ये टॉप की सर्विसेज है।
कंसल्टेंसी सर्विसेज हमारी टॉप की सर्विसेज है। इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी है, मार्केटिंग कंसल्टेंसी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंसी है, ये अपना मेडिकल टूरिज्म जो इसको बोलते हैं, ये भी एक अच्छा सर्विसेज है। ये आजू बाजू के देश के पेशेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनको यहाँ पे सुविधा उपलब्ध करके देना, उसमें पैसा कमाना, और अपने देश के लोग जो विदेश से ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं उनके लिए वो सुविधा उपलब्ध कर देना, ये मेडिकल टूरिज्म में आता है। लीगल सर्विसेज हैं, डॉक्टर के सर्विसेज हैं, डेंटिस्ट के सर्विसेज हैं, लॉयर लोग भी अच्छा अपने सर्विसेज दे सकते हैं लीगल सर्विसेज के माध्यम से। ऐसा कोई सेवा नहीं है जो देश में चलता है लेकिन विदेश में नहीं चलता है। जो देश में चलता है वो विदेश में चलता है दोस्तों। लॉन्ड्री की, विंड्री की सेवा भी हम चेन खोल के, वर्ल्ड में पूरे चेन खोल के भी हम लॉन्ड्री जैसे सेवा दे सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन जैसे सेवा दे सकते हैं। एनी सर्विसेज वी कैन सेल फ्रॉम आवर कंट्री। और इसमें सर्विस एक्सपोर्ट में हमको सरकार के इंसेंटिव, ACIS का इंसेंटिव हमको 3%, 5% मिलता है। इंसेंटिव की बात हम किसी अगले पॉइंट में जरूर करेंगे। बाद में हमारा अगला पॉइंट है 21 पॉइंट, विच आर द टॉप कंट्रीज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में टॉप के कंट्रीज कौन से हैं? हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट USA को करते हैं। टोटल एक्सपोर्ट में लगभग USA को हम 15-16% एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए अमेरिका ही हमारा सबसे अच्छा बिजनेस फ्रेंड है। हमारे हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी देता है। 2 नंबर में UAE, ये दुबई, अबू धाबी के जो शेख लोग हैं, इनका 2 नंबर पे योगदान हमारे देश के फॉरेन करेंसी में है। ये लगभग 12% हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ चाइना को करते हैं, हांगकांग को करते हैं, सिंगापुर है, UK है, जर्मनी है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, बेल्जियम है, नेपाल है, इटली है, मलेशिया है, सऊदी अरब है, टर्की है, फ्रांस है, जापान है, श्रीलंका है, कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, स्पेन है, मैक्सिको है, कोलंबिया है। कितना लिस्ट बताओ दोस्तों आपको? 236 देश का मार्केट मिलता है जब हम विदेश व्यापार में आते हैं दोस्तों। इसलिए विदेश व्यापार में टॉप के कंट्री मैंने आपको बताया, और ये आप भी आराम से निकाल सकते हैं। जब आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाएगा तब आप आराम से कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, व्हेन वी शुड डू इंपोर्ट्स। हमने इंपोर्ट कब करना चाहिए दोस्तों? जब टेक्नोलॉजी की हमको जरूरत है और वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट विदेश के किसी आदमी ने लिया है, तो उसके परमिशन से ही हमको लेना पड़ेगा, और फिर हमको ऐसी टेक्नोलॉजी हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है। ये एक इंपोर्ट पॉइंट होता है। दूसरा इंपोर्ट पॉइंट, जब हमारे देश में प्रोडक्ट मिलता नहीं है, महंगा हो जाता है, लेकिन विदेश का ऑर्डर चालू ही है, तब हमको सस्ता कहाँ मिलता है दुनिया में? कहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई है, वहां पे सस्ता रहता है। फिर वहां से हमको इंपोर्ट करना है अपने देश के लिए, और ऑफशोर ट्रेडिंग करके बाहर के देश को भी भेजना है। ये टेक्निक सीखेंगे आप। इसलिए सस्ता जहां से मिलता है और अच्छा जहां से मिलता है, विदेश में खाली सस्ता नहीं चलता है, अच्छा चलता है। ये सस्ता जो रहता है ना, ये प्रकार नया बायर रहता है। जो मैच्योर्ड लोग रहते हैं ना, 5 साल, 10 साल, 15 साल के मैच्योर्ड लोग जो जब विदेश में आप ढूंढते हैं ना, वो सस्ता कभी नहीं देखेंगे, वो क्वालिटी देखेंगे, क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसके ऊपर टिका हुआ है। सस्ता खराब माल अगर कभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में डालेंगे ना, तो उनकी वाट लगेगी पूरी बिजनेस की। इसलिए सस्ता नहीं, मेन अच्छा माल मिलता है और सस्ता भी मिलता है। तो दुनिया में जिस देश में मिलेगा वो आपका परचेस पॉइंट है, और जहां पे महंगा बेचा जाएगा वो आपका सेलिंग पॉइंट है। इसलिए दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने से माल लेके दुनिया के किसी भी कोने में भेजने की क्षमता खुद में तैयार करना, ये फॉरेन ट्रेड है, और ये हम आपसे करवाते हैं। वो शक्ति आप में आती है दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा जो है 23rd पॉइंट, व्हाट इज इंडियाज नंबर इन एक्सपोर्ट्स। भारत का एक्सपोर्ट में विश्व में कितवा क्रमांक लगता है? 236 देश में भारत का एक्सपोर्ट में 20वां क्रमांक लगता है। अच्छी पोजीशन है, लेकिन दोस्तों
एक जमाने में जब आर्य चाणक्य हमारे देश में थे, आर्य चाणक्य और रामदास स्वामी, ये दोनों मेरे गुरु हैं। रामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी के जमाने में वो पृथ्वी पे थे और आर्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में थे। आज से 2400 साल पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं आपसे। उस जमाने में हमारा ग्लोबल ट्रेड 70% होता था, अकेला हिंदुस्तान का व्यापार होता था। हमारे देश में फिर बीच में मुगल आए, फिर ब्रिटिश आए, कंगाल कर दिया, पूरा इंडस्ट्री, रूरल इंडस्ट्री खराब कर दिया, सब सिस्टम हमारी संस्कृति के ऊपर आक्रमण किया। हमारा रिसर्च, हमारा पूरा बेस, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे गुरुकुल सब हम भूल गए दोस्तों। लेकिन दोस्तों आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके नरेंद्र भाई मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सबने अपने अपने क्षमता के अनुसार अच्छा योगदान भारत के विकास को दिया है और भारत को अभी विश्व व्यापार में 2 से 3% तक लाया है। आज हमारा ग्लोबल ट्रेड में यानी कि हमारा एक्सपोर्ट्स में क्रमांक 20वां लगता है। आपको उत्सुकता है ना, नंबर 1 पे कौन सा देश है एक्सपोर्ट्स में? तो नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है अमेरिका, भारत का 20वां नंबर है, पाकिस्तान का पहले 50 में भी नंबर नहीं है। क्योंकि जानने की इच्छा होती है भारत के बाद पाकिस्तान का नंबर कितना लगता है ये लोगों की। दोस्तों ये देश अलग नहीं होते ना तो बहुत प्रगति करते हैं। हम बांग्लादेश जाके आए हैं, बहुत पीछे है दोस्तों। बांग्ला ही भाषा है, हमारे कोलकाता में भी बांग्ला भाषा है, बांग्लादेश में बांग्ला भाषा है, लेकिन हम हमारा वेस्ट बंगाल देखते हैं और बांग्लादेश देखते हैं तो 10-20 साल पीछे हैं। कुछ पागल लोगों की पागल महत्वाकांक्षा के कारण ये देश बढ़ गए और वो पीछे रह गए दोस्तों। वैरायटी के कारण, मजबूत लोकतंत्र के कारण, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के घटना के कारण हमारे देश में लोकतंत्र दिन ब दिन मजबूत होके जा रहा है। तो पाकिस्तान का नंबर पहले 50 में भी नहीं है। अगला पॉइंट हमारा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन इंपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। इंपोर्ट में भारत की पोजीशन क्या है? तो भारत का नंबर इंपोर्ट में 11वां लगता है। हमने एक्सपोर्ट में बताया ये 20वां लगता है, तो हमको ये एक्सपोर्ट का नंबर ऊपर ऊपर लेके जाना है और जो मैंने इंपोर्ट में बताया ये 11वां नंबर है, ये हमको नीचे नीचे लेके जाना है। तो हमको हमारा देश का बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ाना होगा, पॉजिटिव। एक्सपोर्ट ज्यादा करना होगा, इंपोर्ट कम करना होगा, तब ये होगा। इसलिए मोदी जी ने स्टार्टअप के लिए, इसके लिए जो योजनाएं बनाई है, सब बनाई है। लेकिन दोस्तों बताने के लिए बहुत बुरा लगता है कि 90% स्टार्टअप फेल जा रहे हैं। उनको कैपिटल दिया, सब दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब है, लेकिन मार्केटिंग का टेक्निक उनको नहीं है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है तो चलता है। मार्केटिंग स्किल है तो वड़ा पाव की गाड़ी से लेके बड़े रेस्टोरेंट के चेन तक आप पहुंच सकते हैं। बिजनेस करने के लिए मेहनत लगती है, ग्राउंड लेवल पे जाके काम करने की क्षमता लगती है। इसलिए हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक नया वर्कशॉप लाया है, स्टार्ट अ बिजनेस एंड ग्रो इट सक्सेसफुली। इसके लिए आपको अलग वेबसाइट है, आप वो startupbusiness.co.in ये वेबसाइट पे जाइए। ये हमारे बेटे निशांत ने बनाया हुआ बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। कोई भी बिजनेस में नया आना चाहता है या किसी ने बिजनेस किया है लेकिन कभी उसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लिया है बिजनेस का, ऐसे लोगों ने ये 1 दिन का प्रोग्राम करना ही चाहिए दोस्तों। फिर पता चलता है कम्युनिकेशन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, किस ढंग से करते हैं दोस्तों। तो मुझे बोलना यह है कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमको बढ़ाना है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट थोड़ा कम करना है, इनोवेशन लाना है। जिस चीजों के ऊपर हम फॉरेन के लोगों के ऊपर डिपेंड है वो डिपेंडेंसी कम करे, को उसका उत्पादन, उसके कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, उसके इंटरनेशनल पेटेंट हमको लेना है दोस्तों। और इस करेंगे तो हमारा इंपोर्ट का एक क्रमांक 11 से नीचे जाएगा और एक्सपोर्ट का जो 20वां है ये ऊपर जाएगा। आपकी जानने की इच्छा है इंपोर्ट में नंबर 1 कंट्री कौन सा है? इंपोर्ट में नंबर 1 का कंट्री है यूएसए है। इंपोर्ट में नंबर 2 का कंट्री है चाइना।
देखो मजेदार बात है, चाइना एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, इंपोर्ट में नंबर 2 है। इसका मतलब चाइना जो चीजें एक्सपोर्ट करता है उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, इसलिए हम भी चाइना को 80,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे एक्सपोर्ट के टॉप के लिस्ट में चाइना पहले 5 में ही है, लेकिन चाइना से हम इंपोर्ट उससे ज्यादा करते हैं, 1,25,000 करोड़ का करते हैं। इसलिए चाइना के साथ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड निगेटिव है, लेकिन काफी देशों के साथ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव भी है। इसलिए दोस्तों निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बहुत अच्छे पोजीशन पे और बहुत अच्छे पोजीशन पे जाने की क्षमता भी रखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड। गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व है? इसमें DGFT है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाता है, प्रोसीजर बनाता है, आयात निर्यात फॉर्म उनके हैं, प्रोडक्ट का कैटलॉग वगैरह पास है, प्रोडक्ट का ITC कोड, प्रोडक्ट व्यापार के लिए खुला है, बंदी है, सब DGFT करता है। दूसरा डिपार्टमेंट है कस्टम्स। कस्टम बोले तो विदेश का माल अपने देश में लाना और अपने देश का माल विदेश में भेजना, दोनों कंट्री के बॉर्डर के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। ये एक डिपार्टमेंट है। तीसरा डिपार्टमेंट है GST, लेकिन GST लोकल ट्रेड में ऑब्लिगेशन में आता है, लेकिन फॉरेन ट्रेड में GST बेनिफिट में आता है। देखो हम डिस्ट्रीब्यूटर से माल GST भर के लेते हैं, लेकिन जब हमें एक्सपोर्ट करते हैं तो GST हमको वापस मिल जाता है। इसलिए GST वापस क्लेम करना, GST का एग्जम्पशन लेना, ये वो हम एक्सपोर्ट में करते हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट है। और डिपार्टमेंट है फेमा, पुराने जमाने में इसको फेरा बोलते थे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अभी बोलते हैं उसको। विदेशी चलन अपने देश में आना, विदेशी चलन अपने देश के बाहर जाना, इसके ऊपर कंट्रोल फेमा के रहते हैं। इसलिए आप एक्सपोर्ट करते समय एक GR फॉर्म बैंक को सबमिट करते हैं, इंपोर्ट करते समय एक GR फॉर्म बैंक को सबमिट करते हैं। ये एक्सचेंज कंट्रोल फॉर्मेलिटी है, सरकार को हिसाब रखना है विदेशी चलन कितना आ रहा है, जा रहा है। दोस्तों हम हमारे वर्कशॉप में 5वें क्रमांक का प्रेजेंटेशन में एक्सपोर्ट की प्रोसीजर, इंपोर्ट की प्रोसीजर पढ़ाते हैं। हम इतना ही बोलते हैं कि आप दिमाग मत लगाओ, आप खाली 5वें प्रेजेंटेशन में जाके पहले स्लाइड का प्रिंट आउट लो जहां पे एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है, और एक एक चीजें करते रहो। जब आखिरी चीज कंप्लीट हो जाएगी कि पहला कंसाइनमेंट आपका विदेश चला जाएगा। दोस्तों विदेश व्यापार बहुत आसान है, इजी है, हर जगह पे प्रॉपर सिस्टम है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी अच्छा है। अगला हमारा 26 पॉइंट है, हाउ आर दीज डिपार्टमेंट्स आर हेल्पिंग टू द एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा हेल्प करते हैं दोस्तों। सरकारें बहुत अच्छी काम करती है, हम कभी देखते ही नहीं है। अभी देखिए मछली एक्सपोर्ट करना है किसी को, एक कॉमन आदमी का दिमाग कहां तक लगता है कि चलो जाए समंदर किनारे के ऊपर मछुआरे से मछली परचेस करे, लेकिन ये मछली मछुआरे से परचेस करने के बाद उसको प्रक्रिया कैसे करते हैं, प्रोसेस कैसे करेंगे, पैक कैसे करेंगे, कैसे भेजेंगे, कौन से देश इसके लिए अच्छे हैं, कौन से देश नहीं है, ये गाइडेंस करने का काम एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल करती है। मरीन एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल ये सरकार की तो संस्था है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए गाइड करती है। फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल फार्मा के लिए गाइड करती है। प्लास्टिक के लिए गाइड करती है। ये एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स हैं, ये अच्छा हेल्प करते हैं। DGFT अच्छा हेल्प करते हैं, कस्टम अच्छा हेल्प करते हैं। हाँ, कुछ कुछ एरिया में जो पिछड़े हुए हमारे देश का एरिया है ना, वहां पे थोड़ी बाबूगिरी का हम लोगों को सुनाई देता है, लेकिन ये बाबूगिरी हमारे एरिया में नहीं है। पुणे, मुंबई, गुजरात में जाइए, बाबूगिरी नहीं दिखेगी आपको। कस्टम ऑफिसर हमारे हेल्प के लिए आते हैं। कुछ एरिया में बाबूगिरी रहेगी। एजुकेशन का लेवल बढ़ने दो। और अभी जो नए नए जो बाबू आए हैं ना, IRS ऑफिसर वगैरह बहुत शार्प है। मैं एक उदाहरण देता हूं, मेरे बॉम्बे के किसी वर्कशॉप को 2 IRS आए थे, एक ही दिन आए थे। उन्होंने बताया नहीं, पहले शुरू में इंट्रोडक्शन में उन्होंने इतना ही बताया कि हम गवर्नमेंट ऑफिसर। अभी आते गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट आते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, सब आते हैं वर्कशॉप को। तो हमको लगा भाई गवर्नमेंट ऑफिसर है। लंच के समय में उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन दिया, सर आई एम डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। आपका 2-3 दिन पहले किधर मैंने वीडियो देख लिया और मुझे अंदर से लगा मैंने प्रोग्राम करना चाहिए, इसलिए आ गया।
मैंने उनको बोला, भैया अगर कल मुझे आप फोन करते हैं और बोलते हैं कि मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ कस्टम का, आपके प्रोग्राम को आना चाहता हूँ, तो शायद मैं आपको फी में कुछ कंसेशन देता, या शायद आपका फी भी नहीं लेता। तब उनका जो जवाब है ना, वो सुनने जैसा है दोस्तों। उन्होंने बोला, सर हमारा पगार 1 लाख के करीब है, सरकार बहुत अच्छा पगार हमको देती है, क्या हम आपका पैसा बेयर नहीं कर सकते ट्रेनिंग का? और हमारे पिताजी ने यह सिखाया हुआ है कि कभी नॉलेज मुफ्त में नहीं लेना चाहिए, और हम कोई भी काम गलत नहीं करते दोस्तों, ऐसा वो हमको बोला। दोस्तों ऐसे ऑफिसर से कैसे बोल सकते कि सब ऑफिसर गंदे हैं? एक किस्सा सुनाता हूं दोस्तों आपको। एक मुझे डीजीएफटी का फोन आया था, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल अधिकारी की भी आया, ऐसे काफी फोन आते हैं। तो वो अधिकारी का मुझे फोन था कि साहब बोले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोला क्यों? बोले आपका एक स्टूडेंट मेरे सामने आया और बहुत विश्वास के साथ आया। वो बोलता है सरकार बहुत अच्छी काम करती है, सरकार के डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, और आपने बहुत अच्छा वेबसाइट बनाया, सरकार लोगों के फैसिलिटी बहुत अच्छा आपने लोगों के लिए दिया, और आप सही में माता पिता है विदेश व्यापार में हमारे। फिर मैंने पूछा ये आपको सबने किसने बताया? बोले सोमानी सर ने बताया। फिर वो अधिकारी बोला मैंने सोमानी सर का नंबर, आपका नंबर उनसे लिया और आपके साथ बात कर रहा हूं। वो बोलता है मैं 25 साल से डीजीएफटी में काम करता हूं, इतना विश्वास के साथ हमारे पास कोई नहीं आया। हर आदमी आता है हमको करप्टेड समझता है। वो बोलता है सर हम इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, ओरल करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, सब करते हैं, उसके बाद चयन हमारा होता है सरकारी अधिकारी बोल के, और वो कुर्सी पे आके बैठने के बाद हर नागरिक हमको जब करप्टेड समझता है ना, तब जो वेदना होती है वो बहुत अलग होती है। ये दुख किसको बताएंगे दोस्तों? इसलिए नजर बदलो, हर जगह पे करप्शन नहीं है। थोड़ा सा दिमाग खुला रख के जाएंगे ना लोगों के पास, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा दोस्तों। तो मुझे आपको यह बोलना था कि गवर्नमेंट के काफी डिपार्टमेंट आपको सपोर्टिव है, फेमा सपोर्टिव है, डीजीएफटी सपोर्टिव है, कस्टम सपोर्टिव है, हर जगह पे पीआरओ है, और हमारा पोर्ट्स है, आईसीडीज है, समुद्र किनारे के ऊपर पोर्ट रहते हैं, आप पोर्ट से माल भेज सकते हैं, या जो बड़े बड़े शहर है जहां पे समुद्र किनारा नहीं है, दिल्ली है, गाजियाबाद है, बेंगलुरु, वहां पे आईसीडी है, यहाँ पे कस्टम के सेटअप है। आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों भी पोर्ट से आईसीडी से कर सकते हैं। सपोज आप दिल्ली में आपका सप्लायर है, तो आप दिल्ली के आईसीडी से माल एक्सपोर्ट कर भी सकते हैं और दिल्ली के आईसीडी से माल इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो पोर्ट और आईसीडी दोनों से भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो भी एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, वो भी आपको हेल्प करते हैं। दोस्तों विदेश व्यापार बहुत सिस्टमैटिक है, हिंदुस्तान सरकार का बहुत अच्छा सेटअप है। एक 20% लोग थोड़ा सा राक्षस नेचर के या रावण नेचर के रहते हैं, और 80% लोग अच्छे ही रहते हैं। अगर हमारा चश्मा अच्छा है तो हमको अच्छे लोग दिखेंगे, और रावण से हम थोड़ा दूर रहेंगे, और रावण को भी राम में कन्वर्ट करने की क्षमता भारतीय लोगों में है दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है 27 नंबर का, कैन वी गेट प्रॉपर असिस्टेंट इन कस्टम क्लियरेंस एंड शिपिंग एंड लॉजिस्टिक? कस्टम का काम करने के लिए, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक का काम देखने के लिए हमको प्रॉपर हेल्प मिलता है? तो उसका आंसर है यस, बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। CHA कस्टम हाउस एजेंट आर हेल्पिंग अस इन कस्टम क्लियरेंस एंड शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। आपको पोर्ट पे, आईसीडी पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभ्यास करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन CHA आपको ये सब सर्विसेज देते हैं। उसमें भी 80% लोग अच्छे ही हैं, राम नेचर के हैं, 20% लोग थोड़े बदमाश नेचर के हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रिकॉशन अगर लेते हैं और राम के हाथ में जाते हैं तो फिर टेंशन लेने का कोई काम नहीं है। उसका टेक्निकल पार्ट जो है वो आपको बहुत बढ़िया ढंग से थोड़ा सा समझ के लेना होगा। अगला पॉइंट है हमारा 28, कैन वी मैनेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन लेस कैपिटल ऑल्सो? ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। कैपिटल विदेश व्यापार के लिए कितना लगता है? भांडवल, पूंजी। ऐसा लगता है कि विदेश व्यापार करना बोले तो बहुत कैपिटल लगता है। दोस्तों आपके गांव में, आपके घर के आजू बाजू में सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जाके उनको पूछिए कि जब आपने व्यापार शुरू किया था तब कैपिटल कितना था। प्रैक्टिकल पॉइंट।
10 लोगों को पूछेंगे तो 8 लोग जवाब देंगे आपको कि हमारे पास जीरो था, हमने जीरो से स्टार्ट किया है और कामयाब हुए हैं। फिर जीरो से अगर कामयाब होने वाले लोग हैं तो फिर कैपिटल का हम टेंशन क्यों लेते हैं? मेहनत करने की शक्ति चाहिए। थोड़ा कैपिटल है तो भी कर सकते हैं बिजनेस, जीरो है तो भी कर सकते हैं। एक सिंपल बात समझाता हूं, अगर सप्लायर आपको 2 महीना उधार देने के लिए तैयार है और बायर अगर 1 महीने में पैसा देने के लिए तैयार है तो खुद का भांडवल कहां लगता है? अगर पावरफुल कम्युनिकेशन आपका है, लोगों को पटाने की क्षमता आपके पास है, आपका प्रोफेशनल अप्रोच अच्छा है, तो लोग एडवांस भी दे देते हैं। तो एडवांस जब आता है तो वो एडवांस से ही माल लेके बेचता है। तो कम कैपिटल में भी, छोटे कैपिटल में भी, जीरो कैपिटल में भी आप विदेश व्यापार आराम से कर सकते हैं। फिर अगला हमारा 29th पॉइंट है, कैन वी प्रमोट आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज इजीली। विदेश में हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज का प्रमोशन हम इजीली कर सकते हैं। हाँ, आपको दुबई में प्रमोट करना है, अमेरिका में प्रमोट करना है, आपको सिंगापुर में प्रमोट करना है, या आपको रीजनल किसी पर्टिकुलर रीजन में, अफ्रीकन रीजन में या एशियन रीजन में प्रमोट करना है, आप आराम से कर सकते हैं। तो प्रमोशन के थोड़े से टेक्निक्स होते हैं, वो एक बार टेक्निकल नॉलेज ले लेंगे तो प्रमोशन आपको मुश्किल नहीं जाएगा। यही तो पार्ट है विदेश व्यापार का, सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि प्रमोट करना अपना प्रोडक्ट सर्विसेज, सामने वाले की इंक्वायरी जनरेट करना, उसके साथ निगोशिएट करना और उसको माल भेजना। जब हम अच्छा क्वालिटी का माल विदेश को भेजते हैं तो हमारे देश में सन्यासी भी 10,000 करोड़ का एक्सपोर्टर बनता है। मैंने किसका उदाहरण दिया आपको मालूम है? फिर सन्यासी 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर सकता है तो हम पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं कर सकते? हम कम पढ़े लिखे लोग भी क्यों नहीं कर सकते? एक्सेलेंट सर्विसेज एंड एक्सेलेंट प्रोडक्ट हमको विदेश के लोगों को दे रहा है दोस्तों। एक्सेलेंट प्रोडक्ट, एक्सेलेंट सर्विसेज देता है तो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इसके प्रमोशन टेक्निक्स वगैरह है और आराम से कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट जो है वो तीसरा है 30, कैन वी फाइंड गुड बायर्स और सप्लायर्स इन अब्रॉड। विदेश में, अब्रॉड में हम अच्छे सप्लायर अगर इंपोर्ट करना है तो, और एक्सपोर्ट करना है तो अच्छे बायर ढूंढ सकते हैं। ढूंढना ही पड़ता है और आराम से ढूंढ सकते हैं। बिजनेस टू बिजनेस साइट रहते, यहां पे थोड़ा बच के रहो। बिजनेस टू बिजनेस साइट के ऊपर जो लोग मिलते हैं 60% चीटर मिलते हैं। जो लोग खाली बिजनेस टू बिजनेस साइट के ऊपर डिपेंड रह के बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये कभी नहीं कर पाएंगे बिजनेस ठीक से। इनको चीटर लोग ही ज्यादा मिलेंगे। आपको अगर मैच्योर्ड अच्छे लोग चाहिए तो बिजनेस टू बिजनेस साइट से थोड़ा बच के, चीटर से वहां से बच के अलग मार्ग है। लगभग हम 7 मार्ग विदेश व्यापार के बायर या सप्लायर सर्च के लिए सिखाते हैं हमारे वर्कशॉप में, और पूरा ट्रेन करते हैं आपको। डॉक्यूमेंटेशन में ट्रेन, इसमें ट्रेन, उसमें ट्रेन। चिंता मत कीजिए दोस्तों, आपको इंग्लिश आता है तो भी आप ये कर सकते हैं, इंग्लिश नहीं आता है तो भी आप ये कर सकते हैं। इसलिए विदेश में बायर सप्लायर ढूंढना मुश्किल नहीं है। हमारा अगला 31 पॉइंट, 31st पॉइंट, इफ वी आर अनेबल टू फाइंड बायर और सप्लायर्स इन अब्रॉड, कैन एनीबडी हेल्प अस। अगर हम खुद विदेश में बायर अच्छे नहीं ढूंढ पाते हैं तो कोई हमको मदद करेगा? यस, हमारी कंपनी करेगी। एरोनिका ग्लोबल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के हमारे पास अलग अलग विंग है। कंपनी फॉर्मेशन विंग अलग है, आईटी सपोर्ट डिवीजन अलग है, इंटरनेशनल बायर सर्च डिपार्टमेंट अलग है, रिगरस ट्रेनिंग इन एक्जिम डिपार्टमेंट अलग है। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो आपको हमारा बायर सर्च डिपार्टमेंट विदेश के मैच्योर्ड बायर ढूंढ के देगा। लेकिन दोस्तों, हम ट्रेनिंग में आपको तैयार करते हैं खुद को कि ये कैसे करते हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए, आप खुद कर पाएंगे। अच्छा, आपको हमारी कंपनी के मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो भी हमारी कंपनी की ओर से वो आपको मिलेगी। 32nd पॉइंट है हमारा अगला, व्हाट आर इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट आफ्टर एक्सपोर्ट।
आपको लगता होता बीच में मैं नीचे क्यों देखता हूं? क्योंकि पॉइंट उल्टा पलटा नहीं होना चाहिए, क्रम से पॉइंट आना चाहिए, इसलिए थोड़ी नज़र मेरी नीचे जाती है, उसका आप ज़्यादा टेंशन मत लें। तो हमको एक्सपोर्ट करने के बाद हमको सरकार के अलग अलग इंसेंटिव मिलते हैं। यस, मिलते हैं। लगभग 12 से 15 टाइप के सरकार के इंसेंटिव है, जिसमें है आपका ड्रॉबैक है, एडवांस ऑथराइजेशन है, इंटरमीडिएट के लिए है, डीम्ड एक्सपोर्टर के लिए एडवांस ऑथराइजेशन है, आपका डीम्ड एक्सपोर्टर के लिए है, आपका ईपीसीजी स्कीम है, एमएआई है, एमडीए है, मर्केंटाइल एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम है, सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम है, ईईटी है, साइड बेनिफिट है, ईओयू के बेनिफिट है, ऐसे जेड के बेनिफिट है, ऐसे काफ़ी बेनिफिट है। 11वां प्रेजेंटेशन हमारा वर्कशॉप में बेनिफिट का ही रहता है, कौन से डिपार्टमेंट के बेनिफिट है, क्या है वो बेनिफिट क्लेम कैसा करना, क्योंकि बेनिफिट लेना, इंसेंटिव लेना, ये विदेश व्यापार में आपका एक अर्निंग सोर्स है। मुनाफा और इंसेंटिव ऐसे अर्निंग सोर्स है, इसलिए यहाँ पे ख्याल देना ही पड़ता है। अगला पॉइंट जो है हमारा 33 नंबर का है, इज देयर एनी इंसेंटिव और बेनिफिट फॉर इंपोर्टर ऑल्सो। मोटा मोटी देखते हैं तो इंपोर्टर को फायदा ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि इंपोर्ट करने से विदेशी चलन देश के बाहर जाता है। सरकार विदेशी चलन देश में लाने के लिए इंसेंटिव दे सकता है, यानी कि एक्सपोर्ट के लिए दे सकता है, इसलिए एक्सपोर्ट के लिए अच्छे इंसेंटिव है, लेकिन इंपोर्ट के लिए इंसेंटिव की अपेक्षा करना गलत है। हाँ, इंपोर्ट में आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल जाता है, ये आपका बेनिफिट है, लेकिन भारत सरकार दयालु है दोस्तों। भारत सरकार का एक इंसेंटिव है जो इंपोर्टर के लिए भी है, और वो इंसेंटिव है एडवांस ऑथराइजेशन। ये एडवांस ऑथराइजेशन ये डीजीएफटी देती है, और ये एडवांस ऑथराइजेशन ऐसा है कि जो इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करने वाले को इंपोर्ट ड्यूटी ना भरने का लाइसेंस, इसको एडवांस ऑथराइजेशन बोलते हैं। तो ये बेनिफिट इंपोर्टर को मिलता है, लेकिन वही इंपोर्टर को मिलता है जो इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करने वाले को वो बेनिफिट है। अभी अगला पॉइंट है हमारा 34 नंबर का पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पूरा नॉलेज जो है हमको प्रैक्टिकल एंगल से ये हमको कहां मिलेगा। हाउ कैन वी गेट 100% प्रैक्टिकल नॉलेज इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन शॉर्ट पीरियड एंड इन रीजनेबल अमाउंट। दोस्तों, मैंने 2 साल का डिग्री कोर्स किया हुआ है फॉरेन ट्रेड में, MBA फॉरेन ट्रेड, लेकिन 2 साल में भी थ्योरी ज्यादा मिलती है, प्रैक्टिकल नहीं मिलता है। 8 दिन के कोर्सेस से, 15 दिन के कोर्सेस से, उसमें पहले दिन क्या सिखाते हैं वो 15वें दिन भूल जाते हैं। हमारा एक ही दिन का कोर्स है, एक ही दिन का वर्कशॉप है। सुबह 9 बजे आइए, शाम को 6 बजे जाइए। एक दिन में हम आपको विदेश व्यापार के सभी पहलू 11 प्रेजेंटेशन में, विदेश व्यापार के इंट्रोडक्शन से लेके डॉक्यूमेंटेशन से लेके, एक जो कानून है डीजीएफटी, ये सब से लेके, स्टेटस से लेके आपको पूरा क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, फाइनेंस हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर हैं, गुप्त ज्ञान है, पैसा नहीं डूबना चाहिए, LC ECGC करते करते मार्केटिंग के 4 प्रेजेंटेशन रहते हैं। मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मार्केटिंग के हमारे 4 प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन है बेनिफिट्स का। ऐसे टोटल 11 प्रेजेंटेशन में आप पक्के होके जाते हैं। सच बोलूं दोस्तों, हम आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ाने के लिए उस दिन नहीं आते हैं, हम आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तैयार करने के लिए आते हैं। विदेश व्यापार के लिए, हिंदुस्तान के लिए अच्छे एक्सपोर्टर इंपोर्टर तैयार करना, ये हमारा व्यक्तिगत सपना है। हमारे गुरु आर्य चाणक्य के जमाने में 70% व्यापार होता था, आज 2-3% व्यापार है। इस दुनिया से जाने के पहले ये व्यापार हम 10% तक देखना चाहते हैं दोस्तों। इसलिए आप थोड़ा समय निकालिए और फिर देखिए क्या मजा आता है आपको, दिन भर कहाँ के कहाँ चल रहा है। कुछ लोग इतने शार्प रहते हैं ना। मेरा एक बार बॉम्बे में प्रोग्राम था,
अहमदाबाद का आदमी आता था, पूरे हिंदुस्तान के लोग बॉम्बे में आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग कोलकाता आते हैं। मेरे मुंबई कोलकाता ये रेगुलर सेंटर्स हैं। मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, यहाँ पे हम रेगुलर, पूना है, रेगुलर प्रोग्राम लेते हैं। और अभी हम ये मार्च महीने से एक एक स्टेट फोकस करेंगे। मेरे रेगुलर प्रोग्राम होने के बाद फिर एक महीने में हम पूरा पंजाब फोकस करेंगे, तो पंजाब में इंपॉर्टेंट शहरों में लेंगे। फिर एक महीने में हम पूरा राजस्थान फोकस करेंगे, फिर जयपुर ये वो सब करेंगे। साल में एक बार हम राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में प्रोग्राम लेंगे। ऐसा हम कर्नाटक फोकस करेंगे तो साल में एक बार वो स्टेट का नंबर वापस एक बार ही लगेगा। इसलिए वो समय जब मैं आऊंगा तो कॉलेज के लिए चांस है, साल में एक ही बार एक शहर को मेरे 3 लेक्चर अरेंज करने का चांस है। बड़ा शो आप अरेंज कर सकते हैं, चांस है आपके लिए। तो मुझे बोलना एक था कि मुंबई के हमारे वर्कशॉप को अहमदाबाद का एक बंदा आ गया। अहमदाबाद में 8 दिन के बाद वर्कशॉप था। मैंने उसको पूछा कि भैया अहमदाबाद में प्रोग्राम है, आपने देखा नहीं वेबसाइट के ऊपर? हाँ बोले सर 8 दिन के बाद है। लेकिन 8 दिन मैं लेट क्यों करूं? 8 दिन लेट क्यों करना है? आगे चल के अगर कोई 100 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है तो 8 दिन का टर्नओवर 2 करोड़ का होता है। तो कोई भी चीज जब दिमाग में आती है तो लेट नहीं करना चाहिए, जल्दी का जल्दी वर्कशॉप देखते हैं। विदेश के भी जो लोग आते हैं ना, वो टाइम देख के फटाफट भारत का कौन सा सुबानी सर का वर्कशॉप कहाँ है ढूंढते हैं और फटाक से आते हैं। इसलिए आपको खाली इंग्लिश में चाहिए मेरा वर्कशॉप, तो इंग्लिश में हमारा वर्कशॉप बेंगलोर में होता है। तो बेंगलोर के वर्कशॉप के, साउथ इंडिया के वर्कशॉप को आइए, यू विल गेट इन इंग्लिश। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में हमारे वर्कशॉप जो है वो हिंदी इंग्लिश में है। हिंदी इंग्लिश में लोगों को आसान जाता है सीखने के लिए, हमको भी समझाने के लिए आसान जाता है। तो इसलिए थोड़ा हिंदी इंग्लिश है तो दिन भर में तनाव भी नहीं रहता है, मज़ा आता है। पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, हमारा जीवन भर साथ है आपको स्टडी मटेरियल के रूप में। शुरुआत से लेके 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस बनने तक आपका स्टडी मटेरियल मिलता है। ये स्टार एक्सपोर्ट हाउस रहते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ऐसे टर्नओवर मिलता है। बहुत अच्छा टर्न, 20 करोड़ के आगे बिजनेस करेंगे तो 1 स्टार मिल जाता है। उस दिन कोलकाता के प्रोग्राम को मुझे एक स्टार एक्सपोर्ट हाउस मिलने के लिए आए थे। तो बोले सर मैंने आपका 2016 में प्रोग्राम किया है और खाली 1.5 साल में मैंने 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ उसकी क्वेरी भी थी, क्वेरी भी पूछा, नमस्कार किया, दर्शन लिया और निकल गया। बहुत खुशी होती है दोस्तों, लोग जीरो से कैसा खड़ा होते हैं, शून्य से कैसा खड़ा होते हैं। तो हमारा एक दिन का वर्कशॉप है कि जो आप आराम से करके आप विदेश व्यापार के लिए दूसरे दिन से, तीसरे दिन से, फिर सर्विस एक्सपोर्ट करना है, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, आप आराम से कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है 35th हुआ कि कैन वी गेट फ्यूचर सपोर्ट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। यस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से फ्यूचर का सपोर्ट आपको मिलता है। आपको कभी भी डिफिकल्टी आप कॉल कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोई भी रिकवरी का मैटर किसी भी आपके दोस्त का वगैरह है तो उनको बोलिए मुझे कॉल करने के लिए। हमारे मुंबई ऑफिस में कॉल कीजिए, हमको कॉल कीजिए, हम आपको पूरा फ्यूचर का सपोर्ट देते हैं। आप हमको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए फ्यूचर का आपको सपोर्ट बहुत अच्छा हमारे कंपनी से मिलता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा आज के प्रोग्राम का है, वो 36वां पॉइंट है, वेयर कैन वी गेट दिस इंफॉर्मेशन। हमारा जो वर्कशॉप है एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट विद ग्लोबल मार्केटिंग, ये वर्कशॉप का नाम है। ये वर्कशॉप का इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों आप शुरू से वीडियो देखते तो आपको एक स्ट्रिप आ रही है नीचे, वो स्ट्रिप में हमारे मुंबई पूना ऑफिसेस के नंबर है और वेबसाइट का एड्रेस है importexporteducation.com। importexporteducation.com पे जाइए, आपको हमारा पूरा हिंदुस्तान का शेड्यूल सामने दिखेगा। आप जो शहर में चाहिए वो शहर को क्लिक कीजिए, सर्कुलर मिलेगा। सर्कुलर आप डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए, प्रोसीजर देख लीजिए, कितना फी भरना क्या है। बहुत सस्ता है दोस्तों, बहुत सस्ता है। एक दिन में इतना बढ़िया विदेश व्यापार का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज देके, उस दिन का ब्रेकफास्ट लंच सब हम आपको देते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं, फ्यूचर में भी आपको हेल्प करने का हमारा सपोर्ट रहता है। और ये वर्कशॉप आपको 9,000 से भी कम रुपए में है। कितने रुपए में आप खुद देख लीजिए, जीवन बदल जाता है दोस्तों। हमारा वर्कशॉप लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप है।
आप विदेश व्यापार में आएंगे तो भी आपका लाइफ चेंज होगा। आप विदेश व्यापार में नहीं भी आएंगे, हमारे वर्कशॉप के बारे में खाली सीखने के लिए आएंगे, तो भी आपका लाइफ चेंज होगा। सोचने का ढंग बदलता है, सब सिस्टम बदलती हैं। इसलिए प्रोफेशनल लोगों ने, बिजनेसमैन लोगों ने, हाउस वाइफ्स ने, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हमारा वर्कशॉप अटेंड किया हुआ है और बहुत प्रभावित होके गए हैं। कॉलेज के बच्चे तो कॉलेज में रहते ही काम करना शुरू कर देते हैं, विदेश का पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। हाउसवाइफ घर पे बैठ के भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं। कुछ हाउसवाइफ फिर बिजनेस भी करने लगती हैं। इसलिए देर आर स्कोप फॉर प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉलेज स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, एनीबडी हु विश टू ट्रेड देयर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो दोस्तों, इस ढंग का हमारा पूरा आज का वर्कशॉप था। आपने समय निकाला, हमारा सब बातें सुन लिया और देश के लिए एक अच्छा योगदान देने की आपकी जो इच्छा है, वो इच्छे के कारण ही आप 1 घंटा हमारा ये वीडियो देखें। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स को भी इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, देश विदेश में फॉरवर्ड कर दीजिए। यही एपिसोड हमारा इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश का भी एपिसोड आप इंग्लिश जानने वाले को दे सकते हैं। और ये जो कार्य है, अच्छा, एक कार्य को आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। आपके दिलों में जो सपने हैं, वो सपने साकार करने का सामर्थ्य ईश्वर आप सबको दे, ये ईश्वर चरण प्रार्थना करना हूं। यहाँ पे रुकता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम श्री शैलेंद्र बोरो, मैं आसाम से कलकत्ता में ये सर जयप्रकाश स्वामी का जो वर्कशॉप प्रोग्राम है वहाँ में आके बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कि ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बिजनेस है वो बहुत टफ, लेकिन यहाँ में आके जान गया कि ये पूरा सिंपल है और इस वर्कशॉप से मैं आगे बढ़ पाऊंगा। थैंक यू। हाय, मेरा नाम सोमनाथ बनर्जी है। मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से हूँ। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में 5 साल से हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम, दिक्कत आ रहा था बिजनेस करने में। तो फिर यूट्यूब से डॉक्टर सुमानी जी का, जयप्रकाश सुमानी जी का यूट्यूब चैनल जो है वहाँ देखे, उनको सुने हैं, उसका बाद इंस्पायर्ड हुए, फिर यहाँ आए तो फिर नया कुछ नॉलेज और इजी प्रोसीडिंग्स कुछ सीख के जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कमिंग डेज में अच्छा कुछ करके दिखाएं। मैं विष्णु बारोई हूँ, कोलकाता से। तो मैंने जिंदगी में बहुत बार कोशिश किया है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करूंगा, लेकिन मुझे लगा कि बहुत कठिन या दिक्कत वाला काम है, इसीलिए मैं कभी साहस नहीं कर पाया। तो अभी इस सुमानी सर के इधर आने के बाद ऐसा लगा कि ये हमारे लोकल बिजनेस से भी खूब सहज एवं सरल है। तो आज मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो 100 से 1000 तक पहुंच गया। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगले दिन से मैं इस काम को शुरुआत कर सकूंगा। तो यही मेरे को बोलना है कि अगर आप लोगों को इस बिजनेस में आना है, खूब आप लोग आ जाइए, खूब सहज या सरल तरीके से आप ये कर पाओगे। हाँ यार, राजदीप नाथ, सुमानी सर के इस शो पे आके बहुत अच्छा लगा। उनका जो मोटो है वो 10% वाला वो याद रखना है, और मतलब उनका मोटो बहुत बढ़िया है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बढ़िया है और यंग जनरेशन को सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। उनका नया नया इनिशिएटिव आने वाला है। एग्जिम क्लब भी आ रहा है। लीगल प्रोसीड्योर इतना मतलब वो जटिल नहीं होता, उतना कॉम्प्लिकेट भी नहीं होता। यही उनका मोटो है, बहुत सरल तरीके से बिजनेस किया जा सकता है। बहुत बढ़िया।